आज के लिए पहला क्वेश्चन है, टॉरिसिली का नियम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है बिजली और चुंबकत्व, दूसरा ऑप्शन है द्रव यांत्रिकी, तीसरा ऑप्शन है घूर्णन यांत्रिकी और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष। फ्रेंड्स, इसका आंसर है द्रव यांत्रिकी। जो द्रव यांत्रिकी है उससे संबंधित है टॉरिसिली का नियम। गणितीय रूप में इस नियम को अगर हम व्यक्त करते हैं तो v बराबर रूट में 2gh होता है, जहाँ भी तरल की गति और स्मॉल g गुरुत्वाकर्षण त्वरण को दर्शाता है और h तरल की ऊंचाई को व्यक्त करता है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन हुआ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया। तो हमें भरना है, खालिस्तान पता करना है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है इसरो और सी नंबर पर है NTPC और डी ऑप्शन पर है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अगर हम इसके बारे में विस्तार से बात करें तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जा रहा है। KKNPP भारत का एकमात्र सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और 6000 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता के साथ 6 BBER 1000 रिएक्टर होना निर्धारित है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन रहा आज का पहला। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका, वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हमने बता दिया आपको। इसका आंसर बी है, क्योंकि बी के हिसाब से वस्तु का संवेग है वो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग दोनों पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु के आयतन पर। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें स्पष्ट हो जाएगा 1 और 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इसका ऑप्शन इसको फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रदरफोर्ड द्वारा अपने प्रयोग में प्रयुक्त विकिरण कौन से थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अल्फा। रदरफोर्ड द्वारा अपने प्रयोग में जो प्रयुक्त विकिरण था वो अल्फा था। और अगर इसके बारे में विस्तार से बात करें तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में अल्फा किरणों का उपयोग किया था। 1911 में रदरफोर्ड ने बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके प्रयोग किया। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा अगर और जानकारी बताएं तो और जानकारी यह है कि इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। संपूर्ण धनात्मक आवेश तथा परमाणु का द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे परमाणु नाभिक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस प्रकार का रिएक्टर है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर। अगर हम इसके बारे में विस्तार से बात करें तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह एक दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट है मित्रों, और इस संयंत्र में 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहला परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जेम्स डाल्टन। जेम्स डाल्टन ने पहला परमाणु सिद्धांत दिया। अगर हम इसके बारे में विस्तार से बात करें तो उनके सिद्धांत में प्रयुक्त प्रमुख सिद्धांत थे रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निरंतर अनुपात का नियम।
उनके सिद्धांत के प्रमुख आधार तथ्य थे कि परमाणु अदृश्य कण है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान, संख्या, आकार आदि अलग अलग होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। इस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा कई प्रकार के तथ्य स्पष्ट किए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना खालिस्तान का उदाहरण है। तो हमें बताना है कि ये किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, और अगला ऑप्शन है गति का जड़त्व, अगला ऑप्शन है दिशा का जड़त्व, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो स्थिरता का जड़त्व है ना। जो वस्तु गति कर रही है वो गति करेगी, और जो स्थिर है वो स्थिर रहेगी। यानी कि अगर बाहरी बल कोई कार्य न करे तो वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। इसे स्थिरता या जड़त्व का नियम कहते हैं। और अगर हम इसके बारे में एक और एग्जाम्पल लें तो आराम पर जड़ता एक वस्तु की प्रवृत्ति है। जब आप उस पर जोर देना शुरू करते हैं तो आराम से रहने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जो अवस्था है वही अवस्था रहेगी, और यह न्यूटन के गति के पहले नियम का कारण है। यानी कि जो आप बात कर रहे हैं ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। रूस द्वारा विकसित विश्व के पहले तैरते हुए परमाणु स्टेशन जहाज का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है एकेडेमिक लोमोनोसोव। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में विस्तार से बात करें तो एकेडेमिक लोमोनोसोव रूस द्वारा विकसित दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु स्टेशन जहाज है। ओके, और इसके बारे में और भी हम अगर बात करें तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का जीवन चक्र 40 साल है, और इसे 50 साल तक बढ़ाए जाने की संभावना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी किस जगह पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, इंदौर। ये हमारे एमपी में स्थित है, और इसका आंसर क्या है? इंदौर। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करें तो वह चर्चा इस प्रकार है कि यह परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई है जो भारत में परमाणु सुविधा हेतु अनुसंधान एवं विकास के उद्देश्य को विकसित करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन सा परमाणु नाभिक के अंदर मौजूद नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा? क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर हम थोड़ी और बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जो बाहर चक्कर लगाते हैं वो एक कक्षा में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? परमाणु कक्षा में पाए जाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, एक वस्तु का द्रव्यमान एक खालिस्तान है। भौतिक मात्रा, मौलिक मात्रा, आदर्श मात्रा और सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा? क्योंकि एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक मात्रा भी होती है, मौलिक मात्रा भी होती है और आदर्श मात्रा भी होती है, क्योंकि द्रव्यमान क्या है? आदर्श राशि है। ओके फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के अनुसार निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही है? न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन संख्या, और न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या। और डी ऑप्शन पर दिया है न्यूट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन संख्या। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है उसमें से प्रोटॉन को माइनस
करना पड़ेगा। ओके, अब इसी प्रकार से अगर आप प्रोटॉन संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको परमाणु द्रव्यमान में से न्यूट्रॉन संख्या घटाना पड़ेगी। और अगर और जानना चाहते हैं तो इसमें जानकारी और यह इस प्रकार है कि अगर हम परमाणु संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ना पड़ेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर जोड़ दोगे तो आपको परमाणु संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रत्येक परमाणु में खाली स्थान में प्रोटॉन संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है वी, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो होते हैं तो वो अपनी भाषा बन रही है क्या कि प्रत्येक परमाणु में आइसोटोप्स में प्रोटॉन संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन संख्या कैसी होती है, अलग अलग होती है। हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि परमाणु संरचना का पल्म पुडिंग मॉडल किसने दिया था? ये दिया था वैज्ञानिक थॉमसन ने। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात करें तो इसके बारे में जानकारी इस प्रकार है कि इस मॉडल में बताया गया कि परमाणु धनात्मक रूप से आवेशित क्षेत्र है जिसमें ऋणात्मक रूप से आवेशित कण अनियमित तरीके से वितरित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अप्रैल 1986 की चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित थी? ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर वी है, परमाणु विस्फोट। ओके, परमाणु विस्फोट इससे संबंधित है क्योंकि अप्रैल 1986 की चेरनोबिल आपदा एक परमाणु विस्फोट आपदा थी। यह आपदा सोवियत संघ में प्रिप्याट शहर के पास चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में हुई थी और मानव जाति के इतिहास में 2 सबसे भयानक परमाणु ऊर्जा विस्फोट हैं। उनमें से एक ये भी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। जब एक वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके ऊपर एक उत्क्षेप बल लगता है जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जो आंसर है वो सी है। क्या है? सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्योंकि आर्किमिडीज ने डूबने और तैरने की जो अवस्था है उस पर दिया था नियम। इसके अलावा पिलवन ने तैरने का नियम दिया था और उसी पर इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने आर्किमिडीज ने। ओके, तो आर्किमिडीज के बारे में अगर हम बात करें तो आर्किमिडीज जो सिद्धांत है इसे हम उत्क्षेप बल का सिद्धांत भी कहते हैं कि खोज प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज ने की थी। इस नियम के अनुसार किसी तरल में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई गई वस्तु के विरामावस्था में वस्तु पर एक उत्क्षेप बल कार्य करता है जिसका परिमाण तरल के भार के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या है? अधिकांश धातु ऑक्साइड खाली स्थान और अधिकांश अधातु ऑक्साइड खाली स्थान है। तो हमें जो बताना है कि अम्लीय क्षारीय होती हैं कि क्षारीय अम्लीय होती हैं कि अम्लीय अम्लीय होती हैं कि क्षारीय क्षारीय होती हैं। 4 ऑप्शन दिए इसमें। ओके, तो इसका जो आंसर है वो बी है। क्या? कि अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय और अधिकांश जो अधातु हैं वो अम्लीय होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका ये आंसर बहुत सिंपल था। हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 2008 में भारत ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे 123 समझौते के रूप में भी जाना गया? तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है वी, भारत यूएस परमाणु समझौता। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर वेरी इजी है, उपधातु। उपधातु माने इसे हम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कह सकते हैं। ओके, इन्हें इसी नाम से जाना जाता है और जब हम
सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनकी बात की जाती है। बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, साथ में बिस्मुथ की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें तो 20 में है भारत की परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता क्या है। ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है वी 6780 मेगावाट। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करें तो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार 7 परमाणु संयंत्रों में 22 परमाणु रिएक्टर चालू हैं और 2019 के अंत में भारत में 5.4 गीगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 7 रिएक्टर निर्माण अधीन थे। ओके, तो यहाँ पर चर्चा काफ़ी है इसके लिए। हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। पास्कल को किससे मिलाना है? पास्कल दाब का होता है। न्यूटन किससे मिलाएंगे? न्यूटन को बल से मिलाएंगे। और जूल क्या होता है? कार होता है। और वाट शक्ति होती है। तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से ये मिले हुए हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो ए होगा। ये तो सही करेक्ट निकला। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। मतलब ये जिसका जो मात्रक है, यानी कि जो मात्रक है, मात्रक पास्कल दाब का होता है, न्यूटन बल का होता है, और जूल कार का होता है, और वाट शक्ति का होता है ना। तो ये इकाइयाँ जो मात्रक जो इकाइयाँ सामने लिखी हैं वो जस्ट सामने लिखी हैं, इसलिए उनको जरूरत नहीं है मिलाने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो स्वदेशी रूप से प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, किसी भी काले निकाय द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा का मान उसके परम तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यह कथन किस नियम को संदर्भित करता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है 23 का वो है आपका स्टीफन का नियम, क्योंकि वैज्ञानिक स्टीफन ने ही यह बताया था कि काले निकाय द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा का मान उसके परम तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग गैस की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यूडीमीटर। ओके, इसका आंसर क्या है? यूडीमीटर, क्योंकि यूडीमीटर है ना, इसका उपयोग गैस की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। बाकी के जो माइक्रोमीटर है, कैलोरीमीटर है, सिस्मोमीटर है, इन सभी उपकरणों के अलग अलग उपयोग हैं। अगर हम माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर का उपयोग मशीनों, उपकरणों आदि घटकों की सटीक माप के लिए किया जाता है। और कैलोरीमीटर की बात करें तो कैलोरीमीटर रासायनिक प्रक्रिया में शामिल जो ऊष्मा की मात्रा है उसको नापता है। और सिस्मोमीटर की बात करें तो यह भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि की जानकारी हमें देता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? ये हमारा क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा वी, आयाम पर, क्योंकि ये अपनी जो फ्रिक्वेंसी है उस पर डिपेंड नहीं करती है, और जबकि एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पर निर्भर करती है, ना कि अंतराल पर, ना कि तरंग पर। ओके फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 26। अधिकांश ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें हम संग्रहित ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नहीं है? हमें पता करना है इसमें से भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मास। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी नाभिकीय ऊर्जा है यह आपकी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नहीं है। ओके, बाकी की जो है सब वो संग्रहित सूर्य ऊर्जा के रूप में होती हैं, अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो बलों की प्रणाली जिनकी क्रिया की रेखा एक सामान्य बिंदु पर मिलती है को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स,
इसका जो आंसर है वो ए है, समवर्ती बलों के रूप में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? दूरी, भार, तापमान और बल। अभी 4 दिए हैं ना, ए बी सी और डी ऑप्शन में, इनमें से 3 आपकी सदिश राशि हैं, 3 अदिश हैं और 1 सदिश है। तो हमें पता करना है कि अदिश कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी दूरी है, भार है, तापमान है, ये सब अदिश हैं, लेकिन बल अदिश राशि नहीं है, इसलिए इसका आंसर बल होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29, किस घटना के कारण रात में दिन की तुलना में लंबी दूरी पर ध्वनि सुनाई देती है? ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि अपवर्तन हो जाता है उस समय। अपवर्तन के कारण ही रात में दिन की तुलना में लंबी दूरी पर ध्वनि सुनाई देती है। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, श्यानता को गति में द्रव का आंतरिक खाली स्थान माना जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है वो ए होगा, घर्षण, क्योंकि घर्षण के कारण ही ये आंतरिक, जो श्यानता को जो गति में द्रव का आंतरिक मानते हैं, उसका कारण घर्षण ही है। और इसके लिए हम विस्तार से अगर बात करें तो विस्तार से हम यही कहेंगे कि विस्कोसिटी या श्यानता एक द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध का एक माप है। बड़ी श्यानता के साथ एक द्रव गति का विरोध करता है, क्योंकि जो इसकी आणविक बनावट है इसे बहुत आंतरिक घर्षण प्रदान करती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज हमने 30 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। हम नेक्स्ट पार्ट में अगले 30 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।